इधर देखो, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में ऐसे परिवर्तन को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब देखना, जैसे पेज को जला दो, जल गया, खाक हो गया ना, अब दोबारा उसी अवस्था में लाएंगे पेज को, जले पेज को, जो खाक है उसे ला सकते हैं दोबारा? नहीं ला सकते हैं ना। तो वो परिवर्तन है ना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और जिसको पुनः उसी अवस्था में ला सके वो होता है भौतिक। भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जो पुनः उसी अवस्था में ला सके, यानी लोहे की छड़ को बल लगाकर मोड़ना। अगर लोहे की छड़ को बल लगाकर मोड़ देंगे, ठीक टेढ़ी हो जाएगी ना, और फिर बल लगा के सीधी भी कर लेंगे। तो ये कौन सा परिवर्तन है? गीली मिट्टी को आकार देना, जैसे गीली मिट्टी है कैसा भी बना दो, बन जाएगी, फिर मिटा दो, मिट जाएगी, जो कहते हो जाएगा ना, ठीक है। पानी से बर्फ बनाना, पानी से बर्फ का बनना, तो पानी से बर्फ बन जाता है ना, फिर वही बर्फ पिघला दो, पानी से पिघल जाएगी ना बर्फ। तो ये कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। यानी कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं। तो देखो, इनमें कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कैसे, ठीक है। ये चार उदाहरण लिख दिए हैं। लोहे की छड़ को बल लगाकर मोड़ना, गीली मिट्टी को आकार देना, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ का पिघलना। और भी उदाहरण हो सकते हैं भौतिक परिवर्तन के, ठीक है। जब आए एग्जाम में तो तुम्हें कुछ समझना है कि ये भौतिक है या रासायनिक है, भौतिक है या रासायनिक है, ठीक है। समझ पाओगे कि नहीं? यानी कि पुनः उसी अवस्था में ले आते हैं जिन चीजों को, वो भौतिक कहलाते हैं। तो जिन्हें ना ला सके वो रासायनिक कहलाएगी। अभी हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ाएंगे। ये लिख गया सबका? लिख गया ना? रासायनिक परिवर्तन लिख गया सबका? देखो, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उसमें क्या लिखा था? कोई परिवर्तन नहीं होता था ना, इसमें परिवर्तन, यानी कि रासायनिक संगठन में और आणविक संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन, और उसमें परिवर्तन नहीं होता था। अब देखना, जैसे दूध से दही बनना है, अब जब दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध बना पाओगे? नहीं बनेगा ना। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का जलना, अब पदार्थ कोई जल जाए, मान लो, या जैसे कपड़े को जला दो या फिर कचरा जला दो, फिर दोबारा से उसको कचरा बना सकते हैं ना, वो तो खाक हो जाएगा ना। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना, जंग लग जाएगी लोहे में, वो तो खराब हो गया ना, तो इसका जो जंग लगा लोहा है ना, लोहा थोड़ी बन जाएगा। इसका दूध का खट्टा होना, यानी कि दूध से दही बनता है, तभी दूध पहले खट्टा होता है फिर दही बनता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? बिल्कुल बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलते, बदल तो जाते हैं लेकिन फिर पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक वाले में पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते। और परिभाषा में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि परिवर्तन होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक याद हो गई, दोनों याद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इनमें से बताओ, मोमबत्ती का पिघलना, और एक लिख रहे हैं मोमबत्ती का जलना।
अब इनमें से बताओ कौन सा कौन परिवर्तन है। ये मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती का जो पिघलना है ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब मोमबत्ती पिघल जाएगी तो जैसे खड़ी मोमबत्ती पिघल गई तो वो मतलब जमीन पे आ जाएगी पूरी, लेकिन फिर पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती तुम्हारी जल के उड़ी जाएगी, बचेगा नहीं कुछ, तो फिर पुनः उसी अवस्था में थोड़ी ना ला सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं? रासायनिक परिवर्तन है। और ये कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और नाम ये दोनों कब लगेगा कि सर जी दोनों रासायनिक हो या फिर दोनों भौतिक? नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, यानी कि जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाएंगे। यानी दो पदार्थ है वो मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखना, जो पदार्थ अभिकारक है ना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, यानी इसमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये दोनों क्या है? अभिकारक। ये दोनों है अभिकारक, ठीक है। और जो ये जो उत्पन्न हुआ है, ये जो उत्पन्न हुआ है ये क्या है? अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ। हाँ, जिसे बोलते हैं उत्पाद। जिसे क्या बोलते हैं? श्रद्धा। इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद। तुम लोगों की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, तो बताया था। ठीक है। अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। अभिकारक होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, और उत्पाद होता है अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ। अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद होता है। अब देखो, ये जो ये दो पदार्थ हैं, मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यही होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे उदाहरण मिलेंगे हर रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। देखो, अवस्था में परिवर्तन, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। रंग में परिवर्तन हुआ यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी। जो की परिवर्तन लागू है तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि पीछे परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में भी तो होता है, तो वो रासायनिक थोड़ी परिवर्तन कहलाता है। भौतिक अलग होता है, रासायनिक अलग। गैस निकलना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकलती है कभी। अवक्षेप बनना, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई नया पदार्थ भी बन जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो बनना है वो तो बन जाता है, कुछ और अन्य पदार्थ भी बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग या परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इसमें अभिकारक और उत्पाद मुख्य रूप से होते हैं। अभिकारक ये दोनों हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। यानी उत्पन्न होता है वही होता है, रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक। तो ये दोनों क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। तो ये दोनों अभिकारक है और ये ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहली है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, यानी कि जुड़कर, संयोग मतलब जुड़कर, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। ध्यान रखना, एक नया पदार्थ।
एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ, देखो ये एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, संयोग करके एक नया पदार्थ बना है, इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ तो नहीं बनाना। यानी कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं और कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते, क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। देखो एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है, इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाना, तो ये कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया। ये उसका उदाहरण, ठीक है। अच्छा एक और उदाहरण बताएं, जैसे तुम्हारे पास हमने लिख दिया NH3 प्लस HCl, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, अन्य कोई पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा NH4Cl। एक पदार्थ ये है, देखो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ ना बने, वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। योगात्मक नाम ही से सुनना है, योग यानी जुड़ना, ठीक है। तो ये अमोनिया है और ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम। सर जी हाँ ठीक, ये और लिख लो। देखो अब ये पन्ने हाँ जो भी लिख ले तो बाद में लिख लो, समझ लो भोजन को पाचन कैसा है। अब ये पन्ने संयोजन अपक्रिया पड़ी थी, दूसरी वियोजन अपक्रिया। संयोजन में जोड़ते थे, जुड़ता था ना। वियोजन ऐसी अपक्रिया है जिनमें यौगिक किसी बाह्य कारक मतलब ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, इन तीनों की उपस्थिति, यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनमें यौगिक किसी बाह्य कारक, ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती। उसमें देखो संयोजन अपक्रिया में क्या होता था? योग होता था। संयोजन अपक्रिया में क्या होता था? योग होता था। और वियोजन अपक्रिया में क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है या अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है, ठीक है। वियोजन अपक्रिया में क्या हो रहा है? अपघटन। देखो जैसे ये यौगिक है, ठीक है, एक यौगिक है, दो भागों में अपघटित है। अभी वो क्या होता था? पहले संयोजन अपक्रिया में क्या होता था? दो यौगिक होते थे, एक बनता था, तो वो होता था संयोजन, जुड़ जाता थे दोनों। इसमें एक है और दो भागों में टूट रहे हैं, तो ये कौन सा है? वियोजन या अपघटन अपक्रिया। क्या है? वियोजन या अपघटन अपक्रिया। ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें यौगिक किसी बाह्य कारक यानी ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन, ध्यान रखना, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया एक ही अपक्रिया है, ठीक है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बने हैं। अच्छा भोजन का पचना, ये हमने लिखवाया भोजन का पचना, तो जो भोजन का पाचन होता है ना, भोजन का पाचन भी वियोजन अपक्रिया होती है। ये वियोजन जब पचता है ना, कई सरल भागों में टूटता है, कई सरल भागों में टूटता है भोजन, पचने के बाद कई सरल भागों में टूटता है, ठीक है। जब पचता है ना भोजन तो कई सरल भागों में टूटता है। अच्छा वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया कितनी प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की होती है, वियोजन अपक्रिया, तीन प्रकार की होती है। इधर लिख रहे तीनों। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय दूसरा है विद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ये तीनों क्रिया हो गई प्रकार। अपन लोग उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, इन तीनों को भी पढ़ेंगे। समझाओ। हमने बताया था वियोजन अपक्रिया है। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय। ठीक, तीनों बताए थे ना। ऊष्मीय वियोजन जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। किसके प्रभाव से? ऊष्मा के प्रभाव से। ठीक है, जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। कौन सा वियोजन? ऊष्मा के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोराइड, ऊष्मा का प्रभाव मिला, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दो भागों में अपघटित होगा। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है? एक यौगिक दो यौगिकों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक। सेम वियोजन अपक्रिया, सेम वियोजन अपक्रिया जब कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव से, अभी ऊष्मा के प्रभाव से कहा था तो अपघटित हुआ था तो ऊष्मीय वियोजन। अब विद्युत के प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत वियोजन। यानी कि ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो वो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। और विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो वो कौन सा वियोजन कहलाता है? विद्युत वियोजन। सेम तीसरा है, देखो विद्युत वियोजन में क्या हुआ? जल, जल को किसका? विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत। ठीक है, विद्युत अपघटन करा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना। प्रकाशीय वियोजन में क्या है? जब कोई यौगिक प्रकाश के प्रभाव से, प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ये सिल्वर क्लोराइड है और ये वाला सिल्वर और क्लोराइड दो भागों में अपघटित होता है। दो यौगिक, एक यौगिक दो सरल पदार्थों में टूट गया। तो देखो सिर्फ ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा का प्रभाव होता है, विद्युत वियोजन में विद्युत का प्रभाव होता है और प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश का प्रभाव होता है। सेम परिभाषा है, सेम है ना। कोई दिक्कत रहेगी याद करने? बिल्कुल सरल। जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जब कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो विद्युत वियोजन। जब कोई यौगिक प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। बस तुम्हें क्या करना है, उदाहरण सबके अलग अलग है तो उदाहरण पर ध्यान देना। कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना? वेरी गुड। ये क्या है? आप तुम लोग पूछो। अब बता दो नोमो। पहले तो नहीं से विस्थापन अपक्रिया देखो, लिख ली ना सबकी? विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरासायनिक अपक्रिया, बेरासायनिक अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को, के यौगिक से विस्थापित कर देता है, या फिर क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। बेरासायनिक अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। ध्यान रखना, कम क्रियाशील यानी अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को विस्थापित करेगा। क्या करेगा? विस्थापित करेगा। जो अधिक अक्रियाशील तत्व है ना, उसके तत्व को, मतलब जो अधिक अक्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे जिंक है, ये अधिक अक्रियाशील तत्व है। कॉपर है, कम अक्रियाशील तत्व। अब ये आगे अपन लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सरणी, जिसमें बताया जाता है कौन अधिक अक्रियाशील है, कौन कम। तो ये जिंक अधिक अक्रियाशील तत्व है, कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखो इन दोनों का रिएक्शन हुआ, इन दोनों की अपक्रिया हुई, तो जे कम है ना, तो ये जिंक जुड़ गया इसके साथ साथ, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर को हटा दिया, दूर कर दिया, विस्थापित कर दिया। ऐसे ही लेड है, कॉपर से अधिक अक्रियाशील है, कॉपर हटा दो, लेड को लेड खुद जुड़ गया और कॉपर को हटा दिया। कह रहा हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम जुड़ेंगे, तू भाग इधर से। ऐसे कर दिया, मतलब जो ताकतवर है ना उसने खदेड़ दिया कमजोर को, वो खुद जुड़ गया उसके साथ। यही होता है ना। तो इसमें क्या है? बेरासायनिक अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो जो अधिक अक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अक्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। समझ में आया? देखो ये जिंक है और लेड है, ये अधिक अक्रियाशील तत्व है। इधर लिख देंगे जिंक Zn और लेड Pb अधिक अक्रियाशील तत्व, अक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व। कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? बोलो। कॉपर, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन क्रिया है ना। तो विस्थापन क्रिया में क्या करता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन क्रिया कहलाती है। देखो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देंगे, जुड़ गए, कॉपर को हटा दी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो जाएगी ना। हेलो क्या हुआ? द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया पड़ी थी, उसमें एक ही जगह विस्थापन होता था। नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो जगह विस्थापन होगा। बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अणुओं तथा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अणुओं तथा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को क्या कर देता है? विस्थापित या प्रतिस्थापित। अब देखो कैसे विस्थापित और प्रतिस्थापित करते हैं। ये सोडियम है और ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम पहुंच गया क्लोराइड के पास और बेरियम पहुंच गया सल्फेट के पास। तो देखो बेरियम पहुंचा सल्फेट के पास पहुंचा और सोडियम पहुंचा क्लोराइड के साथ। सोडियम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसमें सोडियम देखो क्लोराइड के साथ पहुंच के क्या बन गया है? सोडियम क्लोराइड। और बेरियम पहुंचा सल्फेट के साथ, तो बेरियम विस्थापन हुआ ना एक दूसरे का, ठीक है, या प्रतिस्थापन इसी को बोल देंगे। ऐसे देखो सिल्वर पहुंचा क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, और सोडियम पहुंचा नाइट्रेट के साथ। देखो क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और सोडियम पहुंचा नाइट्रेट के साथ, क्या पहुंच गया? सोडियम नाइट्रेट। हुआ विस्थापन के लिए। ये डबल विस्थापन है, यानी कि द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। यानी बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अणुओं तथा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित या विस्थापित करे, एक दूसरे को क्या करे? प्रतिस्थापित और विस्थापित करे।
अगर ये वाले रिएक्शन तुम्हें मिल जाए कहीं तो तुम समझ जाओगे कि ये कौन से रिएक्शन है, द्विविस्थापन है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? बस ये जो चीजें हैं ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी कि ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्रेट है। ये सब याद करना पड़ेगा तुम्हें, सब तत्व यौगिक याद होने चाहिए। जितने लिखवाते जा रहे हैं इन्हें याद करते चलो, ठीक है? याद करते चलो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। याद नहीं करोगे तो बाद में ये यौगिक जो रिएक्शन है तुम्हें परेशान करेंगे, सर जी ये है क्या। हम इनका इकट्ठा वीडियो डाल देंगे, इकट्ठा करके सब पहले एक एक करके, फिर 1-2 घंटे का बनेगा पूरे पहले चैप्टर का, 1 घंटे का बनेगा लगभग पूरे 1 घंटे। हाँ तो पूरा चैप्टर भी तो खत्म हो रहा है 1 घंटे। अभी तो फिर ये खैर डाल ही दे रहे हैं, विस्थापन शांत हो जाओ। ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया है, ठीक है? तुम लोग भी देख रहे हो? मैंने देखा है जिसे कैसे आ रहा है। सही जी, अच्छी आ रहा है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया है, ठीक है? देखो, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन वो है अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? पृथक। इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कार्टून चाहिए। वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो इधर इलेक्ट्रॉन पृथक हो गए, पृथक का मतलब त्याग दिए गए, पृथक का मतलब त्याग दिए गए, ठीक है? इधर इलेक्ट्रॉन त्याग गया, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है? अपचयन में वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है। जब ग्रहण करोगे तो वृद्धि हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पृथक करोगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मतलब जब तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजोगे, दूर हटाओगे, त्यागोगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया? यानी कि वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु से या अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये देखो, ग्रहण होते हैं, ये पृथक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये तुम्हारे जो उदाहरण है, जिंक, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर निकल गया, इधर सोडियम, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? त्याग दिया गया, ठीक है? अपचयन क्रिया वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, ठीक है? थोड़ा गलत आ रहा गलत नहीं, सही सही होती नहीं बेटी, दुआ खाओ। अब तुम अलग ही हटाने 5 क्या तुम वीडियो बनाना थोड़ी ज्यादा मुंह चलाते हो जब कैमरा चलाते से हमने ध्यान नहीं दिया तो कैमरा जानबूझ के तुम लोग ऐसे हो, सच बता रहे हैं। सही क्या सही। आप सही सवाल बता दो, फिर आप समझाता है जो मन ना पूछे। अभी बताया नहीं था थोड़ी देर पहले? सही वो वाला बता जो वो होगा सही। जो 8 में आपने बताओ तो इतना सही हम मन को तो आगा सही बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ। जो हो गया तुम लोग? एक बार बता रहे हैं, बता दे वीडियो बंद ही कर दे।
इसमें देखो ऑक्सीकारक तथा अपचयक, अपचायक अपक्रिया, ठीक है। अपक्रिया नहीं है जी, ऑक्सीकारक तथा अपचायक है। क्या है? ऑक्सीकारक तथा अपचायक, इसे बोलते हैं ऑर्डेक्सिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। वे पदार्थ जो क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अपक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीकारक में क्या होता है? ऑक्सीकरण करते हैं अन्य पदार्थों का, और या रासायनिक अपक्रिया में क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। इसमें देखो जो ऑक्सीकारक है ना, ये तुम्हारा Cl2 है, जो किसमें अपचयित हो गया है? पोटेशियम क्लोराइड में अपचयित हो गया, ठीक है। ऑक्सीकारक जो है Cl2, जो कि पोटेशियम क्लोराइड में अपचयित हो गया है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीकारक अपचयित होता है, यानी कि इसमें देखो वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण करते हैं और अपचयित हो जाते हैं, इसका उल्टा अपचायक में होगा। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, क्या करते हैं? ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। परिभाषा सेम है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या अपचयन करते हैं या रासायनिक अपक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, ठीक। क्या कहलाते हैं? अपचायक। तो अपचयन होता है तब ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो अपचायक में क्या होता है? अपचयन और ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीकारक में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयित हो जाते हैं। और बकाया जो भाषा है सेम सेम है। इसमें जो तुम्हारा SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है, जो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। किसमें? इसमें स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। स्टेनिक क्लोराइड में क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। तो इसमें याद करने को कुछ नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीकरण का ध्यान रखना और अपचयित का। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अपक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, जब अपचयन करते हैं तो वे स्वयं रासायनिक अपक्रिया में स्वयं क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत। अपचयन करते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा है, और बकाया सब सेम ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और रासायनिक हो गया, हो गया। सुना दोगे परिभाषा? ये ऐसे सुनाओ जैसे वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या स्वयं रासायनिक अपक्रिया में अपचयित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं ना, और स्वयं क्या हो जाते हैं? रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा याद हुई? हुई कि नहीं? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और अपचयित हो जाते हैं, वे होते हैं ऑक्सीकारक, और जो अपचयन करते हैं और ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वे हो जाते हैं अपचायक, ठीक है। आ रहे हम भी देखो, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया एक चीज बताएं, ये रेडॉक्स अपक्रिया है ना, अपन ने इससे पहले अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया पढ़ी थी, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया पढ़ी थी। ये उन्हीं का मिश्रण है, उन्हीं से बनी है ये अपक्रिया, ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ, जब एक साथ एक ही समय पर घटित हो, यानी कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ
एक ही समय घटित हो, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या अपचयापचय, अपचय अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया, 3 अपक्रियाएं हैं, तीनों नाम से जाने, मतलब एक अपक्रिया को 3 नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, अपचयापचय अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया। तो यानी कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ एक ही समय घटित हो, तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या अपचयापचय। तो याद हो गई ना? अपचयोपचय, ये क्या है? अपचय अपचय से मिलके बना अपचयोपचय, ठीक है। पचय नहीं। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक ही समय घटित हो, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक ही समय घटित हो, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है, या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, या अपचयापचय अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसमें अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन। ठीक है। और ये स्टेनस क्लोराइड का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो देखो यहां अपचयन हो गया और यहां ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। तो देखो इसमें एक साथ घटित हुआ ना अपचयन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ घटित हुआ, एक ही समय घटित हुआ, इसलिए ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण। या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ह्रास हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास भी हुआ है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, इसलिए इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? कर लो नोट डाउन। हम्म। देखो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव। संक्षारण पहला है, वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी, अन्य रसायनों से अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। पता है किसके द्वारा? वायु की ऑक्सीजन, नमी और अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। लोहा होता है, इसमें जंग लगता है ना, जब जंग लगता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वही होता है संक्षारण। जैसे उदाहरण बताया, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गई तो वो संक्षारण है। ठीक है। चांदी के आभूषणों पर काली परत, जो चांदी होती है ना, वो थोड़ी देखना ऊपर काली काली होने लगती है, तो वो भी बेकार ही होने लगता है। ठीक है। चांदी तो ऐसे तो लोहे में जंग भी तो साफ हो जाती है, लेकिन जितना हिस्सा तो वो तो खा, तुमने देखा नहीं कि कम भी तो हो जाती है फिर साफ करने के बाद चांदी का वजन कम नहीं हो जाता है, वो उतना हिस्सा खराब हो गया है। वो काली परत चढ़ी है, वो एक प्रकार का संक्षारण है। ठीक है। वो उतना उसने चांदी को नष्ट कर दिया है। लोहे पे जितनी पे जंग लग जाएगी उतना तो लोहा नष्ट हो गया है, फिर उसके बाद घिस दो तो अंदर से साफ निकल आएगा, तो ये मतलब थोड़ी ना है कि लोहा तो कुछ तो बर्बाद हो ही गया ना, थोड़ा बहुत वजन तो कम हो ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको बचाने के उपाय, संक्षारण से बचाने के उपाय। ठीक है। तो धातुओं पर पेंट करके, धातु है उस पर पेंट कर दो, जैसे लोहा है देखो पेंट कर देते तो जंग नहीं लगती है, सुरक्षित रहते हैं। मिश्रित धातु बनाकर, लोहा में जैसे कोई ऐसी धातु होती है जिसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है, जो सुरक्षित रहती है, उसमें मिला दो थोड़ा, तो वो क्या होती है? नष्ट नहीं होती। जैसे स्टील है, नष्ट नहीं होता है, धातुओं से मिलकर बना है, वो मिश्रित धातु है। स्टील है ना मिश्रित धातु, जैसे स्टील क्या है? मिश्रित धातु है। तो तुमने देखा स्टील में जंग नहीं लगती है, सफेद चमकता दिखता है बस हमेशा। ग्रीसिंग करके, मतलब ऊपर ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस होता है ना, ऊपर से लगा दो,
तो जंग नहीं लगती है लोहे में या फिर कोई धातु में, तो नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इनके द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है। तो वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी और अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी के आभूषणों पे काली परत, ये दोनों क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। और इससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचाने के लिए धातुओं पे या तो पेंट कर दो या मिश्रित धातु बना दो या फिर ग्रीसिंग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे संक्षारण से बचा सकते हैं अपन लोग, ठीक है। हो गया नोट, चलो 283। इधर देखो, अभी पढ़ा था अपन ने, संक्षारण पढ़ा था ना, यह है विकृत गंधता। नेक्स्ट, ठीक है। और दो ही है, एक संक्षारण है, एक विकृत गंधता है। संक्षारण धातुओं में था, ठीक है, संक्षारण किसमें है, धातुओं में। और विकृत गंधता है खाद्य पदार्थों में, किसमें है, तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से, तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाती है। सामान्य तौर पे अपन लोग गांव की भाषा में कहते हैं ना, बुस गई सब्जी, बुस गई, है ना, सड़ गई या फिर कह देते हैं, तो वही चीज है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाती है। स्वाद बदल जाता है और गंध बदल जाती है। नहीं खाओ, बेकार हो गई है कि, जैसे पनीर को खुला छोड़ने पर गंध देने लगता है, क्या करने लगता है, गंध देने लगता है, पनीर को खुला छोड़ दो। और ये खासकर होता कब है, ये सब चीजें कब होती है, गर्मियों में होती है, ध्यान रखना। ये सब कब होती है, गर्मियों में होती है ना, ये सब चीजें गर्मियों में होती हैं। ये सब चीजें कब होती हैं, जाओ बैठ जाओ बेटा, ये सब चीजें होती हैं गर्मियों में, ठीक है। अच्छा, उदाहरण के लिए बताया हमने, पनीर को खुला छोड़ने पर गंध देने लगता है, ठीक है। विकृत गंधता से बचाने के उपाय, अच्छा इसे विकृत गंधता से बचाने के उपाय क्या है वो देखो। पके हुए भोजन को प्रशीतन मतलब जानते हो, फ्रिज, फ्रिज में रख दो, ठीक है, ठंडी जगह है, उसे ठंडी जगह में रख दो। जो पका हुआ भोजन है वो ठंडी जगह में रख दो, तो वो तुम्हारा विकृत गंधता नहीं होगी उसकी, ठीक है, यानी कि खराब नहीं होगा। दूसरा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। अच्छा जी, अगर अपन लोग टिफिन ऐसा रहता है जो बंद हो बिल्कुल, तो उसमें रोटियां रख देते हैं तो उससे खराब नहीं होती है रोटियां, मैंने देखा होगा टिफिन बंद पे, टिफिन गरम की गरम बढ़िया अच्छी बनी रहती है, ठीक है। पके भोजन को सीधे सूर्य प्रकाश से बचाना। अगर तुम जो भोजन पकाया है अभी, जैसे सब्जी पका ली और सीधे प्रकाश के सामने रख दोगे, 2-4 घंटे में बेकार हो जाएगी सब्जी, ठीक है, तो उससे बचाना है, ठीक है। और आलू चिप्स इत्यादि में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन